मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन का अगला भाग सॉल्युबिलिटी या जिसे हम विलेयता कहते हैं यह पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, विलेयता शब्द का प्रयोग हम विलेय के लिए करते हैं। विलेयता शब्द का प्रयोग हम विलेय के लिए करते हैं। विलेयता को हम परिभाषित करते हैं स्थिर ताप और दाब पर। टेम्परेचर और प्रेशर को हम अगर फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो विलायक के इकाई आयतन, विलायक की इकाई आयतन का मतलब होता है या तो विलायक हम 1 लीटर लें या 1 ml लें, यानी इकाई आयतन में संतृप्त विलयन बनाने के लिए। संतृप्त विलयन का मतलब होता है जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके। स्थिर ताप पर जिस विलयन में और अधिक विलय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन बनाने के लिए घुले विलेय की, यानी जो विलेय हम घोल रहे हैं उसकी ग्राम या मोल में मात्रा, चाहे ग्राम में या मोल में मात्रा, उस विलेय की विलेयता कहलाती है। एक बार और देख लीजिए, स्थिर ताप और दाब पर विलायक के इकाई आयतन में संतृप्त विलयन बनाने के लिए घुले विलेय की ग्राम या मोल में मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। विलेयता का मात्रक ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर होता है। इसकी यूनिट हम ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में लेते हैं। अगर गैस की विलेयता है, यानी गैस अगर किसी द्रव में घुल रहा है, तो उसकी विलेयता को हम मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं। गैस की विलेयता को हम मोल प्रभाज, उस चाई उसका प्रतीक है, चाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वही हेडिंग दिया गया, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो विलेयता को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे हमको स्पेशली 3 के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप और तीसरा है दाब। पहला हम लोग हेडिंग देते हैं विलेय तथा विलायक की प्रकृति। हाँ बच्चों, जैसे पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, जिसे हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहते हैं। एक एनसीईआरटी में लाइन है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो समान होते हैं वो समान में घुलते हैं। यानी विलेय और विलायक दोनों जब समान प्रकृति के होते हैं तभी आपस में घुलते हैं। समान समान में घुलते हैं, या लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जिस नेचर का सॉल्यूट होगा उसी नेचर के सॉल्वेंट में वह घुलता है। जैसे अगर ध्रुवीय यौगिक है, अगर पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय यौगिक है, तो वह ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। जैसे NaCl एक ध्रुवीय यौगिक है, Na+ और Cl- में होता है, और पानी भी H+ और OH- में होता है। इसीलिए NaCl ध्रुवीय यौगिक है और इसीलिए पानी यानी जो ध्रुवीय विलायक है उसमें घुलता है। इसी तरह से जो अध्रुवीय यानी नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह एक अध्रुवीय यौगिक है, इसमें प्लस- का कैरेक्टर नहीं होता है, तो यह बेंजीन जो कि अध्रुवीय विलायक है उसमें घुलता है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति का मतलब यह है कि अगर समान समान में घुलेंगे तो विलेयता अधिक होगी, अगर समान अलग विलायक में घुलेंगे तो उसमें विलेयता बहुत ही कम हो जाती है। अब हम लोग विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक देखेंगे, जिसे हम ताप या टेम्परेचर कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा है ताप, या इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब बनता है सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, यदि यह क्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर अगर हीट निकल रही है उसमें से, ऊष्माक्षेपी है, तो इस क्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। इस तरह के विलयन में ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता यानी घुलने की दर कम हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम चूने को पानी में डालते हैं तो वह क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी बहुत तेजी से पानी जो है गर्म हो जाता है। तो अगर हम चूने को गर्म पानी में डालें तो उसकी विलेयता घट जाएगी। चूने को अगर हम ठंडे पानी में डालते हैं तो विलेयता हमारी बढ़ती है। यानी यदि यह क्रिया ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है,
और यदि यह क्रिया उष्मा शोषी है, इंडोथर्मिक है, यानी इसमें विलयन ठंडा हो जाता है, अगर विलेय और विलायक मिलाने पर, तो उष्मा शोषी अगर होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। तो अगर विलेय और विलायक मिलाने पर विलयन बन रहा है, अभिक्रिया उष्मा शोषी अगर है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेय ज़्यादा घुलेगा, और अगर उष्मा क्षेपी क्रिया है ताप बढ़ाएंगे तो विलेय का घुलना कम हो जाएगा, यानी विलेयता कम हो जाती है। अब हम लोग तीसरे कारक यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हम तीसरे कारक दाब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर हमारा विलेय ठोस है या हमारा विलेय द्रव है, उसकी विलेयता पर दाब का डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारा विलेय ठोस है या हमारा विलेय द्रव है, उसकी विलेयता पर दाब का डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों काफ़ी कंप्रेस कंपाउंड होते हैं, यानी काफ़ी दबे हुए कंपाउंड होते हैं। इसलिए जो बाहर का दाब होता है उनको कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं डाल पाता है। लेकिन गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गैस बहुत कंप्रेस नहीं होती है, उसके अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए उसकी विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, ठोस विलेय या द्रव विलेय पर दाब का डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी दाब चाहे कम रहे चाहे अधिक रहे, इसकी विलेयता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गैस विलेय है तो उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, द्रव की सतह पर गैस का कितना आंशिक दाब है उस पर यह निर्भर करती है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी अगर हम गैस का आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, और अगर आंशिक दाब घटा देंगे तो उस गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता समानुपातिक द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब को हम इंग्लिश में पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई द्रव है और कई गैसें इसमें घुल रही हैं, PO2 है, PN2 है, P मतलब पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर। तो जिस गैस की हमको विलेयता देखनी होगी उस द्रव में, उसी गैस के आंशिक दाब पर वह निर्भर करता है, ये नहीं कि सबके आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको ऑक्सीजन की विलेयता देखनी है, तो ऑक्सीजन की विलेयता जो होगी ऑक्सीजन के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। अगर नाइट्रोजन की विलेयता हमें देखनी होगी तो नाइट्रोजन के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। यानी किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब गैस की विलेयता को अच्छे से समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हम हेनरी के नियम से जानते हैं, और वही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेनरी ने किसी गैस की द्रव में विलेयता को परिभाषित करने के लिए या समझाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम की सहायता से हम किसी गैस की द्रव में विलेयता को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता का मतलब यहाँ पर घुली गैस की मात्रा से है, यानी कितना गैस घुली है उसी की मात्रा को हम गैस की विलेयता कहते हैं। उस गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी किसी गैस की कितनी मात्रा द्रव में घुलेगी यह इस बात पर निर्भर करती है कि गैस जो है उस द्रव के सतह पर कितना आंशिक दाब या कितना दाब लगाती है। यानी द्रव में घुली गैस की मात्रा अगर यम है तो यह समानुपाती होगा गैस के दाब P के। अगर इसी को हम लिखें तो यम समानुपाती P है, समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे यम बराबर Kp, यहाँ पर K एक स्थिरांक है। अगर हम गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज में अगर व्यक्त करें, गैस की विलेयता को हम मात्रा में न व्यक्त करके हम अगर मोल प्रभाज में व्यक्त करते हैं तो हेनरी के नियम को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें तो हेनरी का नियम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किसी गैस की
यह जो है ज़्यादा प्रभावशाली हेनरी का नियम है इसकी अपेक्षा। किसी गैस का विलयन में मोल प्रभाव चाई उसके द्रव पृष्ठ पर आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसी गैस का विलयन में मोल प्रभाव यानी कितनी मात्रा उसकी घुली है, इसे हम मोल प्रभाव के रूप में अगर लिखते हैं तो उसके द्रव पृष्ठ पर यानी उस गैस ने उस द्रव के पृष्ठ पर कितना आंशिक दाब डाला है उसी के समानुपाती होता है। यदि गैस ए का विलयन में मोल प्रभाव चाई ए हो और गैस का आंशिक दाब पी ए हो तो हेनरी नियम के अनुसार पी ए समानुपाते चाहिए या पी ए बराबर के एच चाहिए। यहाँ पर के एच एक स्थिरांक होता है जिसे हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो हेनरी नियम का हमको अंत में रिजल्ट यह मिला कि पी ए बराबर होता है के एच इंटू चाहिए। इसके बाद हम हेनरी स्थिरांक पर थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग हेनरी स्थिरांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हमने हेनरी नियम से प्राप्त किया है कि पी ए बराबर होता है के एच इंटू चाहिए, जहाँ पी ए जो है गैस ए का आंशिक दाब है, चाहिए जो है उस विलयन में गैस ए का मोल प्रभाज है, और के एच इसे हम हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। हेनरी स्थिरांक को अगर हमको निकालना हो के एच बराबर तो पी ए बटे चाहिए से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। अगर हम के एच का मात्रक लिखें तो के एच का मात्रक सीधे सीधे पी ए का मात्रक होता है, यानी दाब का मात्रक ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मूल प्रभाज होता है चाहिए यह मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसलिए के एच का मात्रक वही होगा जो पी ए का मात्रक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पी ए का मात्रक आंशिक दाब का मात्रक या तो एटीएम होता है या बार होता है, तो यही इसका भी मात्रक हो जाएगा। के एच का मान जो है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर के एच का मान निर्भर करता है। के एच का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो के एच का मान बढ़ेगा, और उस कंडीशन में गैस की जो विलेयता, अगर मान लीजिए के एच का मान अगर बढ़ रहा है तो गैस की विलेयता घटती है, क्योंकि चाहिए बराबर हो जाएगा पी ए बटे के एच। तो अगर के एच बढ़ेगा तो चाहिए का मान जो होता है वह घट जाता है। के एच का मान जिस गैस के लिए अधिक होता है उसकी विलेयता कम होती है। के एच का मान अगर अधिक है तो यक्स गैस यानी उस गैस की विलेयता जो होती है वह कम हो जाती है। के एच का मान निकालने के लिए हम पी ए और यक्स गैस के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। यक्स गैस इन लिक्विड यानी लिक्विड में यक्स उस गैस का कितना मोल प्रभाव घुला है, और पी ए मतलब उस गैस का कितना आंशिक दाब है उसकी द्रव की सतह पर। तो यह ग्राफ एक सीधी रेखा आता है, क्योंकि जैसे जैसे पी ए बढ़ता है वैसे वैसे यक्स गैस भी बढ़ता है, और इसका जो स्लोप होता है टेन थीटा वह पी ए बटे यक्स गैस होता है, और इसी को हम के एच के नाम से जानते हैं। तो यानी अगर पी ए और यक्स गैस के बीच ग्राफ खींचा जाए तो उसकी जो स्लोप होती है वही के एच के बारे में हमें जानकारी देती है। यहाँ से हमको के एच की वैल्यू पता चल जाती है। तो यह हेनरी कांस्टेंट के बारे में विशेष जानकारी हुआ। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो है हेनरी नियम की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। हेनरी नियम की सीमाओं से मतलब यह होता है कि हेनरी का नियम कहाँ कहाँ लागू होगा और कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। पहली सीमा है कि यह नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। तन विलयन का मतलब होता है जिसमें गैस की कम मात्रा घुली हो, ऐसे विलयन को हम तन विलयन कहते हैं। और यह नियम जो हेनरी का नियम है केवल तन विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, कम ताप तथा उच्च दाब पर यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विलयन का ताप बहुत कम हो और उस पर गैस का दाब बहुत अधिक हो, उस कंडीशन में यह नियम लागू नहीं होता है। ताप अधिक होना चाहिए और दाब कम होना चाहिए, उस कंडीशन में यह नियम लागू होता है। गैस का विलायक में वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि जो गैस हम घोल रहे हैं वह विलायक में घुलने के बाद उसके अणु टूट जाएं या दो से अधिक अणु जुड़ करके एक हो जाएं, यानी वियोजन टूटना और संगुणन माने जुड़ना, यह नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है जहां पर हेनरी का नियम नहीं लगता है कि गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा न हो कि गैस जो विलायक में हम घोल रहे हैं उससे क्रिया करके एक अलग कंपाउंड बना दे, तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। जैसे अमोनिया को अगर हम पानी में घोलते हैं तो अमोनिया पानी से क्रिया करके NH4OH बना लेती है,
इसी तरह से SO3 गैस को अगर हम पानी में घोलते हैं तो यह इससे क्रिया करके H2SO4 बना लेती है। ऐसे जहां पर गैस विलय से क्रिया करके अगला तीसरा कंपाउंड बना लेती है, यहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। यही 4 हेनरी नियम की सीमाएं हैं। अब हम लोग हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं हेनरी नियम के, यह पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जैसे कोको कोला, पेप्सी, हम ये अक्सर देखते हैं कि जब उसका ढक्कन खोला जाता है तो उसमें से कुछ गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। वह CO2 गैस होती है जो हाई प्रेशर में उसके अंदर जो है हाई प्रेशर में घुल करके रखी गई रहती है। जब हम उसका ढक्कन खोल देते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर एकाएक कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर हो जाता है वहाँ पर, और वह गैस अधिक प्रेशर से घुली होने के कारण उसमें से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर हमको हेनरी का नियम देखने को मिलता है। जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, सोडा वाटर हैं इत्यादि में CO2 गैस उच्च दाब पर घुली रहती है। जब इसकी बाटल को खोलते हैं तो दाब एकाएक घट जाता है, और हम जानते हैं कि जब दाब एकाएक घट जाएगा तो गैस की विलेयता भी द्रव में घट जाती है और CO2 गैस बुलबुले के रूप में निकलने लगती है। तो यह पहला अनुप्रयोग हमको सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में हेनरी नियम का देखने को मिलता है। दूसरा अनुप्रयोग एनॉक्सिया डिजीज एक होती है। एनॉक्सिया डिजीज में जैसे अगर कोई व्यक्ति पहाड़ आदि पर अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर वायु का दाब घटने लगता है, और वायु का दाब घटने से जो हम सांस के रूप में हवा अंदर भरते हैं उसका भी प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से हमारे रुधिर में कम मात्रा में ऑक्सीजन घुल पाती है, और जब रुधिर में हमारे कम मात्रा में O2 घुलेगी तो कम ही मात्रा हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचेगी। कम ही ऑक्सीजन की मात्रा वाला रुधिर हमारे ब्रेन में भी पहुंचता है, मस्तिष्क में भी पहुंचता है, और हमारे मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस कंडीशन में हमारा मस्तिष्क प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है। इसी कंडीशन को हम एनॉक्सिया डिजीज कहते हैं। इसमें व्यक्ति को भूलने की समस्या या मतलब उसको मेंटल एक जो है कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। वह किसी चीज़ को न तो बहुत अच्छे से सोच पाता है, न समझ पाता है, और थकान भी, शरीर भी उसका थकान महसूस करने लगता है। इस समस्या को हम एनॉक्सिया डिजीज कहते हैं, और इस पर भी हेनरी का नियम लागू होता है। हेनरी नियम का अगला अनुप्रयोग है स्कूबा डाइवर, जिसे गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर। गहरे समुद्र में जो लोग अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके और काफ़ी गहराई में उतरते हैं उन्हीं को हम स्कूबा डाइवर या समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर कहते हैं। पहले यह गोताखोर अपने सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लेकर के गहराई में उतरते थे। जब वो गहराई में उतरते थे तो पानी का प्रेशर अधिक होने के कारण उनके फेफड़ों में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जाती थी वो भी उच्च दाब पर जाती थी, और उच्च दाब होने के कारण ज़्यादा मात्रा में हमारे रुधिर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस घुल जाती थी। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा कोशिकाओं में जाता था तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो मेटाबॉलिज्म में यानी उपापचयी क्रिया में प्रयोग कर ली जाती थी, लेकिन नाइट्रोजन गैस उसी तरह से पड़ी रहती थी। जब यह गोताखोर समुद्र से बाहर आते थे और जब प्रेशर कम होता था तो यह नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में हमारे शरीर यानी जो गोताखोर होते हैं उनके शरीर से बाहर निकलने लगती थी, और जो नर्वस सिस्टम होता है और मसल्स जो होते हैं उनको बुरी तरह से प्रभावित करते थे, जिससे गोताखोर को असहनीय पीड़ा और दर्द होता था, और कभी कभी इस पीड़ा और दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस समस्या से बचने के लिए आज जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा घटा करके और उसमें हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम मिलाने से यह लाभ होता है कि हीलियम हमारे रुधिर में घुलती नहीं है, प्रेशर बढ़ने पर भी वह हमारे रुधिर में घुलती नहीं है, और इस समस्या से बचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्कूबा डाइवर यानी गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 और N2 का मिश्रण श्वसन में प्रयोग करते थे।
अधिक गहराई में जाने पर दाब बढ़ने के कारण अधिक मात्रा में N2 और O2 रुधिर में घुलने लगती थी। जब गोताखोर समुद्र के बाहर आते थे तब रुधिर में घुली गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती हैं। ये बुलबुले नर्वस सिस्टम को और मसल्स को काफ़ी प्रभावित करते हैं और गोताखोर को अत्यधिक दर्द होता है और कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हम बेंड कहते हैं। आज हम जो समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर हैं वह कौन सा मिश्रण लेकर के मतलब समुद्र में जाते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। बेंड की समस्या से बचने के लिए गोताखोर के गैस सिलेंडर में हीलियम मिला देते हैं क्योंकि हीलियम गैस रुधिर में कम घुलती है। अब जो गोताखोर गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें यह 3 गैसों का मिश्रण दिया जाता है। हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन को 78 से घटा करके 56.2% किया गया और ऑक्सीजन को 21% से बढ़ा करके 32.2% कर दिया गया है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस अगर ज़्यादा मात्रा में घुलेगी हमारे रुधिर में तो वह तो मेटाबॉलिज्म में काम आ जाएगी। नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता है इसलिए इसकी मात्रा घटा दी गई है और हीलियम की मात्रा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि यह हमारे रुधिर में नहीं घुलता है और इसलिए प्रेशर कम होने पर इसके बुलबुले के रूप में निकलने की कोई संभावना नहीं होती है और स्कूबा डाइवर को इस गैस मिश्रण से कोई तकलीफ नहीं होती है।